हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह किस तरीके से बारो कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानी जाती है, अर्थात उधार का थैला के नाम से जानी जाती है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं प्रेम्बल्स। मैं आपका प्यारा मित्र वाईजी ला की तरफ से आप सबके लिए लेकर आया हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, आपका प्यारा मित्र CK यादव। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा क्लास प्रेम्बल। प्रेम्बल में क्या है बेटा? प्रेम्बल जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय सबसे पहली चीज़ क्या हुई थी बेटा? प्रेम्बल को ऐड किया गया था। देखिए, इस संसार में यदि आप लॉयर बनने जा रहे हैं तो आपको प्रेम्बल आना ही चाहिए। मतलब विदाउट प्रेम्बल यू कैन नॉट विल बी ए लॉयर, क्योंकि कहा जाता है कि जब प्रस्तावना ही आपको नहीं पता तो आप एक अच्छे लॉयर कैसे बन सकते हैं? दिस इज़ इम्पॉसिबल ना। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग अटेंड करेंगे आज के डेट में हम लोग सबसे पहला क्लास प्रेम्बल। ये प्रेम्बल से 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं बल्कि 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसमें पूछा जाएगा व्हाट इज प्रेम्बल और व्हाट इज प्रेम्बल सिग्निफिकेंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो चलिए देखते हैं बिना समय गवाए आज का क्लास प्रेम्बल। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं प्रेम्बल में सबसे पहला वर्ड क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के लोग। हैविंग सुलेमान रिकॉग्नाइज्ड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब हम भारत के जो लोग हैं वह लोकतंत्र और एक समान सामाजिक पंथनिरपेक्ष तरीके से क्या है? रिपब्लिक है, स्वतंत्र है, गणतंत्र हो रहे हैं, आज से बन रहे हैं। एंड द सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, और सभी सिटीजन्स इसके अंतर्गत आएंगे। कैसी सिटीजन्स? चाहे जस्टिस की बात हो, चाहे लिबर्टी की बात हो, चाहे इक्वलिटी की बात हो, चाहे फ्रेटर्निटी की बात हो। मतलब कोई भी बात होगा, सभी देश के लोग, मतलब अपने जो भारत देश है उस देश के लोग जस्टिस के आधार पर, लिबर्टी के आधार पर, इक्वलिटी के आधार पर और फ्रेटर्निटी के आधार पर सभी एक होंगे। जैसे कि जस्टिस की बात करें तो चाहे आपका सोशल जस्टिस हो, चाहे इकोनॉमिकल जस्टिस हो, चाहे पॉलिटिकल जस्टिस हो। मतलब न्याय में आपका कोई भी हो, चाहे सोशल, चाहे इकोनॉमिक, चाहे पॉलिटिक। सोशल मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक चाहे आपका आर्थिक, या तो फिर पॉलिटिक ही क्यों ना हो, आप सभी समान रूप से एक रहेंगे। लिबर्टी ऑफ थॉट मतलब किसी को बोलने का अधिकार रहेगा, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति का अधिकार रहेगा, बिलीफ विश्वास करने का या सहानुभूति रखने का, या पूजा करने की अधिकार रहेगी। और समानता की बात करें तो कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अपनी अपॉर्चुनिटी को समान अवसर दे सकता है। एंड द प्रमोटेड एमंग ऑल देम, और इसके साथ साथ में फ्रेटर्निटी की भी बात की गई है। फ्रेटर्निटी की बात की गई है एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मतलब कोई भी व्यक्ति इस राज्य में अपने अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स कुछ भी कर सकता है, बट इन दैट केस he could not be liable to features of assist दिस प्रेम्बल्स। मतलब वह इस प्रेम्बल के किसी भी असिस्ट को, मतलब किसी भी प्रेम्बल के किसी भी भाग को किसी तरीके से परेशान नहीं कर सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता। एंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 ऑफ डे नवंबर, और ये बताया गया कि आज के दिन 26 नवंबर को 1949 के दिन हम इसे एडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एंड इनेक्टेड एंड गिवन द यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशंस, और आज इस संविधान को पूरे देश में लागू करते हैं। यह बात कब की लिखी गई है बेटा? यह प्रस्तावना दिया गया था 26 डे ऑफ नवंबर 1949। आगे देखिए, प्रेम्बल मीन्स preliminary of introductory statements specially attached to the statute और कॉन्स्टिट्यूशन सेटिंग्स फॉर इट्स पर्पज। मतलब जो प्रेम्बल बनाया गया, प्रेम्बल का मेन सिद्धांत था कि वह सिर्फ लोगों को इस बात से अवगत कराए कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, या वो उसके बनाने का सिचुएशन या उसके बनाने का पर्पज क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। प्रेम्बल इज एन एक्सप्रेशनरी स्टेटमेंट्स। प्रेम्बल यह विधि व्यक्तित करता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को कि एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट्स पर्पज
कि उस डॉक्यूमेंट का, उसको बनाने का उद्देश्य क्या है, एंड अंडरलाइंग्स फिलोसॉफीज, और सभी लोगों को इस क्षेत्र में लाने के लिए प्रेम्बल बनाया गया। व्हेन अप्लाइड टू द ओपनिंग्स पैराग्राफ्स, जब इस प्रेम्बल का ओपनिंग पैराग्राफ स्टार्ट होता है, इट में बी रिसाइट्स हिस्टोरिकल फैक्ट्स पेटेंट्स टू द सब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट्स, और वह इस स्टैट्यूट के प्रारंभिक में ऐतिहासिक की कुछ बातें करता है, जैसे कि द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेम्बल की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स दैट सेट आउट द गाइडिंग्स पर्पज एंड द प्रिंसिपल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। वो विभिन्न प्रकार के प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है कि किस तरीके से हमारी जो यह कॉन्स्टिट्यूशन है वह सभी जगह अलॉट होगी। इन री ब्यूरीबरीज केस, जैसे कि एक केस हुआ था ब्यूरीबरी केस, इसमें क्या होता है कि इट वॉज हेल्ड दैट, यह कहा गया कि द प्रिंसिपल इज नॉट द इंटरनल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें यह पहली बात कहा गया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह किसी भी तरह से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। देयरफॉर, इसीलिए इट कैन नाइदर बी रिग्रेट्स एज द सोर्स ऑफ लिमिटेशंस, यह किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के सोर्स ऑफ लिमिटेशन को नहीं कर सकता। सब्सटेंस पावर्स, जिससे किसी प्रकार की शक्ति को, नॉर और ना ही इट इज़ द इन्फोर्सेबल्स ऑफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और इसके लिए कभी भी कोर्ट में जाया नहीं जा सकता। मतलब पहली बार जो केस हुई थी ब्यूरीबरी केस, इस केस में कोर्ट ने बोला कि यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं आता और ना ही इसे लेकर के कभी कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। हाउएवर, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, हैज इन द केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती जो केस था, जो केशवानंद भारती आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, उस केस में जो गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्स और लाइड डिसीजंस, ओवरलूड मतलब होता है उसको सस्पेंड कर दिया कि वह कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है या वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग के अंतर्गत नहीं आता, किसी भी चीज़ को ओवररूल कर दिया। और उसके साथ में उन्होंने बताया कि रिकॉग्नाइज्ड एट द प्रेम्बल्स में बी यूज टू द interrupted ambiguous areas of the constitutions where the drafting interpretations presents themselves। तो उसमें यह बताया गया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, उसमें प्रियम्बल रहना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए वह प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है और उसे लेकर के कोर्ट में तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वह भारत का एक प्रियम्बल है। मतलब इसमें स्टार्टिंग में बोला गया कि वह भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है, तो उसको क्लियर किसने किया, केशवानंद भारती किसने क्लियर किया कि वह वास्तव में भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक भाग है। अगला देखिए 42nd अमेंडमेंट 1976, मतलब 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ था प्रियम्बल में, जिसमें बताया गया था कि प्रियम्बल डिस्क्राइब द स्टेट एज ए सेवरेज डेमोक्रेसी रिपब्लिक, मतलब उसने सेवरेज डेमोक्रेसी रिपब्लिक के बारे में वर्णन किया था। लेकिन जो 1976 का 42 अमेंडमेंट था उसमें यह चेंज करके कर दिया गया कि यह एक सोशलिस्ट सेकुलर्स है, जिसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में वर्णन किया गया। आल्सो दो द अमेंडमेंट इन द प्रेज यूनिटी ऑफ नेशन, और उससे हटा करके यूनिटी ऑफ नेशन से क्या कर दिया गया, यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, मतलब उसे यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ नेशन के नाम पर रख दिया गया। चलिए अब आगे देखते हैं पर्पज ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल का पर्पज क्या था, मतलब प्रियम्बल बनाने का क्यों ऐसा सोचा था लोगों ने। तो प्रियम्बल बेसिकली डिक्लेरेशन ऑफ सम बेसिस सोर्सेस, मतलब कुछ प्रियम्बल के सोर्सेस थे जो बनाने के काफ़ी कार्य हुए। सबसे पहला द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रकार का वह क्या है, सोर्स है, स्रोत है। द स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स, स्टेटमेंट यह बताता है कि इसके ऑब्जेक्ट क्या है, यह कहाँ तक विस्तृत है। द डेट ऑफ इट्स एडॉप्शंस एंड द इनेक्टमेंट, और यह भी बताता है कि किस तारीख को हम इस प्रियम्बल को, साथ में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तारीख को हमने एडॉप्टेड किया और किस तरीके से इनेक्टमेंट यह हुई। प्रियम्बल बिंग्स विल विथ अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक वैल्यू, प्रियम्बल एक तरीके से जो है ना बेटा वह शॉर्ट स्टेटमेंट है बट बेसिस ऑफ वैल्यू है, मतलब विदाउट वैल्यू नॉट वी कैन टू मच हाई। एंड साथ में आपका ईस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दो फिलोसॉफीज ऑन द विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बुल्ट, और इसी फिलोसॉफी की मदद से यह कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई। इट इज़ जस्ट लाइक अ इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेज परफेस ऑफ अ बुक, जैसे कि कोई हम बुक लिखते हैं, ठीक है, तो बुक लिखते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके फ्रेज देते हैं,
प्रेज ऑफ बुक्स देते हैं ना, मतलब प्रेफेस देते हैं कि यह बुक क्यों लिखा गया या यह बुक क्यों संबंधित है, क्यों इसे पढ़ना चाहिए। उसी तरीके से प्रेम्बल भी ऐसे ही लिखा गया। एक्चुअली एम्बडीज ऑफ स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से इंडियन जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या है बेटा, एक्चुअली बॉडीज ऑफ स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाती है। एंड सेकेंड, इट इज़ द की ऑफ माइंड ऑफ ड्राफ्टमैन, मतलब यह एक तरीके से लोगों की जो मानसिक चेतना है उसकी विकास करती है। इट इज़ आल्सो द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, भारत के संविधान की आत्मा। और अब देखिए प्रेम्बल एंड इट्स इंटरप्रिटेशंस, प्रेम्बल क्या क्या है और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या क्या है। आज का यह चैप्टर शायद लंबा होने वाला है, तो हम लोग सिर्फ वही देखेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखिए, जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे प्रेम्बल का प्रारंभ किससे हुआ है, प्रेम्बल और इंटरप्रिटेशन में प्रेम्बल का प्रारंभ किससे हुआ है, विद द पीपल ऑफ इंडिया। विद द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि आर द सोर्सेज ऑफ अथॉरिटीज बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब जितने भी आपके अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी आपके इस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अथॉरिटीज़ हैं, सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। किसके अंदर, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट, हैविंग सोलेमनाइज रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। हैविंग सोलेमनाइज मतलब होता है आमंत्रित किए जाते हैं, रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब होता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूट में, मतलब सभी लोगों को इंडिया कॉन्स्टिट्यूट में ऐड किया जाता है। दैट इज टू से दैट डिक्लेयर सच अ प्रेज वी हैव एक्चुअली एबाइड मतलब होता है बांधे जा रहे हैं, आवर इन इट ट्रू स्पिरिट्स ऑफ फॉलोइंग एंड गिव फुल इफेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड प्रिंसिपल्स लेड डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसमें कहा गया कि हम पूरी तरीके से अपने आप को इस कानून के समक्ष विधिवत तरीके से बांध रहे हैं। हमारी पॉलिसी, हमारे प्रिंसिपल और हमारी जितने प्रकार की एक्टिविटी होगी, स्पिरिट्स होगी, वो सभी किससे संबंधित होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। सेवरेज की बात करते हैं। सेवरेज में आपका यह डिक्लेयर किया गया कि सेवरेज अ नेशन फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रोल्स, मतलब आज से इसे किसी तरीके से कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब बाहरी देश से अब कभी यह कंट्रोल नहीं होगा। एंड इंटरफ्रेंसेस इंटर पावर्स, और यह एक्सटर्नल पावर से भी संबंधित नहीं है। अब आज के बाद जो भी होगा वो किससे होगा, कैन डिकेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा ही इसे चलाया जा सकता है और उसे सेवरेज किया जा सकता है। आगे देखिए, इसमें एक वर्ड है सेवरेज जो वर्ड है वो इम्फेसिस है कि डिपेंडेंस अपॉन द आउटसाइड अथॉरिटी, मतलब यह आज से कभी भी किसी भी बाहरी देश से अथॉरिटी के द्वारा चलाया नहीं जाएगा, यह सिर्फ इंडिया के द्वारा ही चलाया जाएगा। नेक्स्ट, सोशलिस्ट मीन्स ये जो सोशल वर्ड है जरा इसके बारे में समझिएगा। सोशल वर्ड 42 अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। कब ऐड किया गया था बेटा, 42 अमेंडमेंट के तहत। 42 अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसे ऐड किया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका सबसे पहले कब इसे ऐड किया गया था बेटा, 42 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। यह इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 42 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम आज के समय में इसे जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के तहत सबसे पहले क्या जोड़ा गया था बेटा, सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया था। और उसके साथ में इनकमिंग जस्टिस भी जोड़ा गया। एंड सोशलिस्ट वर्ड के कारण ही विभिन्न प्रकार के हमें केसेस को देखने को मिलता है, जैसे कि एक केस है आपका DS नागर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट था आपका, उसने ऑब्जर्व किया कि द पब्लिक फ्रेमवर्क ऑफ द सोशलिज्म इट इज़ टू प्रूव दैट द डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग टू द पीपल्स टू स्पेशली प्रोवाइड बेसिक सोशल सिक्योरिटी फ्रॉम द कैंडल्स ऑफ ग्रेव। इट क्लियर्स मार्च टू इनकमिंग्स इक्वलिटी एंड द इक्विटेबल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम्स, मतलब हर एक व्यक्ति को सोशल तरीके से कोई भी कार्य करने की आज़ादी है। मतलब ज़रा समझिए,
42 अमेंडमेंट के तहत, जो आपका 42 अमेंडमेंट हुआ था, इसके तहत ये दो चीज़ ऐड की गई। सबसे पहली 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत सोशल चीज़ ऐड की गई और साथ में इकोनॉमिकल जस्टिस भी ऐड किया गया। मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी इकोनॉमिक के लिए कोई भी वर्क कर सकता है। और यह केस कौन से केस में डिक्लेयर हुई? DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और यह जो आपका किससे संबंधित था? आर्टिकल 39 B एंड C। मतलब B एंड C ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होगा, चाहे वो धन से हो चाहे किसी भी परफॉर्मेंस से हो। अगला क्वेश्चन, सेक्युलर्स। सेक्युलर वर्ड जो है ना बेटा, यह आपका कब ऐड किया गया था? या आपका ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट के तहत। मतलब 42वें संविधान संशोधन के तहत सेकुलर वर्ड, सोशलिस्ट वर्ड और डेमोक्रेटिक वर्ड ऐड किए गए थे। इसमें आर्टिकल 25 to 28 वर्ड है, जिसमें आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन किया गया है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब आप कोई भी आप किसी भी कानून के तहत आप कोई भी रिलीजन को अपना रिस्पेक्ट दे सकते हैं। मतलब आपको टोटली क्या करेगा बेटा? टोटल न्यूट्रलिटी मिलेगी टुवार्ड द रिलीजन। आप कोई भी धर्म मना सकते हैं, कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसके प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप किसी भी सिक्योर स्टेट में, मतलब किसी भी सिक्योरिटी स्टेट में क्या कर सकते हैं? किसी भी तरीके से कोई भी वर्क कर सकते हैं। वह किसके तहत दिया गया है? सेकुलर के तहत दिया गया है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप अपने मन के मुताबिक कोई भी आप धर्म अपना सकते हैं, कोई भी धर्म से छोड़ सकते हैं, किसी भी धर्म में आ जा सकते हैं। वह किससे संबंधित है? आपके पार्लियामेंट का आपको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रियम्बल से संबंधित है। और उस प्रियम्बल में यह वर्ड किया दिया गया है सेकुलर के तहत। कब दिया गया? आर्टिकल 25 to 28। आगे बात करते हैं डेमोक्रेटिक की। तो डेमोक्रेटिक मतलब जानते ही हैं, ये जो वर्ड है, ये जो आपका वर्ड है डेमोक्रेटिस अर्थात रूल ऑफ पीपल, इसी से संबंधित है हमारा डेमोक्रेटिक। मतलब लोगों के लिए जो कानून बनाया गया वह गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा चलाया जाएगा, लेकिन वह क्या कहलाएगा? रूल ऑफ पीपल। दिस फेमस डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एज गिवन बाय द अब्राहम लिंकन। मतलब डेमोक्रेसी का जो पहला प्रारूप दिया गया वह किसके द्वारा दिया गया बेटा? अब्राहम लिंकन के द्वारा। और इन्होंने बताया डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल्स, ऑफ द पीपल्स एंड फॉर द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी जो है वह लोगों के लिए है, लोगों का है और लोगों की अपेक्षा काम करेगा। और अब आप सब देखते ही हैं द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रीएम्बल्स, जो पहला पार्ट ऑफ प्रीएम्बल है उसमें सबसे पहले क्या बताया गया है कि विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम सभी लोग भारत के जो लोग हैं, गिविंग टू ऑब्जर्व दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके तहत यह बताया जाता है कि हम सभी लोग क्या हैं बेटा? डेमोक्रेटिक हैं, अर्थात आज से पूरी तरीके से आज़ाद हैं कि हाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगला है रिपब्लिक। आप लोग रिपब्लिक मतलब जानते ही हैं। रिपब्लिक मतलब क्या होता है बेटा? The Constitution of India, republications of the natures of the executive's head of constitution is not any hereditary monarch, अर्थात मोनार्च में तो पता है कोई शासक। मतलब किसी भी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज से फ्री है और कोई भी उसका शासक नहीं है। और यह कहाँ होगा बेटा? यह हमेशा कहाँ रहेगी? गवर्नमेंट इन विच हेड ऑफ स्टेट, हमेशा स्टेट पर ये रहेगी, इलेक्टेड होगी, इलेक्शन होगा, पर्सन को चुना जाएगा एंड उसके बाद किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। नॉट अ मोनार्च लाइक द किंग ऑफ, मतलब पर्सन इलेक्ट होगा, चुनाव भी होगी, लेकिन किसी तरीके से वह क्या होगा? किसी प्रकार से ना ही वो इंग्लैंड का राजा होगा, ना ही इंग्लैंड की रानी होगी। वह सिर्फ क्या होगा? चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होगा किसी व्यक्ति को काम करने के लिए। नेक्स्ट, और उसके काम करने के लिए आप लोग जानते ही हैं फिक्स्ड टेन्योर्स है, जिसमें प्रेसिडेंट है, उसके बाद प्रेसिडेंट के बाद आप क्या आएंगे? चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सभी लोग कब आएंगे? जो पहली बार लागू किया गया। ज़रा इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, इंडिया बिकम द रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। मतलब इंडिया पहली बार 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक हुआ था।
प्रेम्बल में अगला वर्ड है एंड सिक्योर्स टू ऑल द सिटीजन्स, मतलब वह सभी सिटीजन को अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट के तहत क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लाई रखता है। जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल्स, मतलब सभी लोगों को जस्टिस मिलेगी, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल जस्टिस हो। सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस क्या होता है जरा समझिए, जैसे कि कैन बी द वॉइट ऑफ द इंजोर्ड बाय द रेशनल्स पॉलिसीज मेकिंग एंड इट्स प्रॉपर implements. Socio-economic justice has been ensured to the persons such Article 38 and 39, मतलब किसी भी व्यक्ति को सोशल समाज में किसी भी तरीके से पैसे कमाने की आज़ादी है, वह कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 38 to 39। अगला है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस आपको क्या देगा, एक्सरसाइज टू राइट टू द वोट एज द सून एज ऑफ सिटीजन्स, मतलब आपको इसमें क्या मिलता है, सबसे बड़ी चीज़ एक्सरसाइज करने को मिलता है इस राइट्स को लेकर के, कि आप आसानी से एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने वोट को लेकर के, चाहे वो आपका कहीं भी हो। अगर आप 18 एज 18 एज के हैं तो आपको कहीं भी वोट देने का अधिकार है। सोशल जस्टिस की बात करें तो एक्चुअली रिक्वायर्स टू एबोलिशंस ऑफ द इनक्वालिटीज मतलब होता है किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, एंड विच रिजल्ट फ्रॉम द ऑफ द हेल्थ अपॉर्चुनिटीज रेस कास्ट ऑरिजिन, जरा इसे समझिए तो यहाँ सोशल जस्टिस में किसी भी लोग को, किसी भी व्यक्ति को, मतलब इस संसार में चाहे जो भी हो, किसी भी तरीके से उसके साथ किसी भी तरीके से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह प्रोविज़न दिया गया है आर्टिकल 40 टू आर्टिकल 18 तक, मतलब समानता का अधिकार। इस समानता के अधिकार में चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो, उससे कभी भी किसी भी तरीके से अपॉर्चुनिटी हो, चाहे रेस हो, चाहे कास्ट हो, चाहे धर्म ही उसका अलग क्यों ना हो, उससे कभी भी किसी भी तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। इसमें क्या होता है, इसमें 4 तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्टेड ऑफ द वीक सेक्शन, मतलब जो कमज़ोर वर्ग है उसके बारे में ध्यान देना, और सबको रिमूव इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज रखना, मतलब पैसे के लिए जो भी है वो सभी चीज़ के समान रखना। टू प्रोवाइड द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ कंट्री, मतलब सभी लोगों को समान तरीके से नागरिकता का वहन कराना। अगला है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ इन वर्शिप, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से जो चाहे वह लिबर्टी कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है और अपने विचारों के अभिव्यक्ति दे सकता है इंडियन प्रेम्बल के तहत। अब जरा बात कर लेते हैं फ्रेटर्निटी की। जो हम एक्सप्रेस ऑफ थॉट की बात कर रहे थे, एक्सप्रेस ऑफ थॉट, ये आपका एक्सप्रेस ऑफ थॉट संबंधित है किसी भी व्यक्ति को विचार देने की आर्टिकल 19 फर्स्ट एंड आर्टिकल 25 एंड 26 यह प्रोविजन देता है किसी भी व्यक्ति को अपने सच लिबर्टी के तहत। एंड फ्रेटर्निटी की बात कर ले, फ्रेटर्निटी आपका मतलब होता है ब्रदरहुड मतलब भाई जैसा राष्ट्र। इसमें आपको पूरी तरीके से फ्रेटर्निटी मिलेगी एज एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस, मतलब इस राष्ट्र के तहत सभी लोग क्या हैं, मल्टी रिकॉग्निशन रिलीजियस स्टेट होगा, लेकिन फिर भी सभी लोग क्या होंगे, इस कानून के समक्ष समान होंगे। यह बात कही गई है आर्टिकल 19(1) to 90E। अगला है इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द 26 डे ऑफ नवंबर 1949 टू हियर बाई एडॉप्ट इन एक्ट, मतलब यह क्लियर किया गया कि आज के दिन हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर रहे हैं और आज से यह होल ओवर द इंडिया अलाउ होगी। और इसके साथ में इतना ही नहीं बेटा, उस दिन जो आपका वह डेट था 26 नवंबर, उस दिन आपके कौन कौन से एक्ट ऐसे थे जो लागू किए गए, उसके बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका वर्णित है यहाँ देखिए, आर्टिकल 39(4) and the some others articles such as the article 5, article 6, 7, 8, 9, 60, 30, 22, 366, 379 ये सभी आर्टिकल्स क्या किए गए थे, इन्फोर्स किए गए थे। कितने डेट को, वो डेट थी आपकी
26 नवंबर 1949 और इसी डेट को यह इन्फोर्स किया गया था। और इसमें यह बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने कानून के समक्ष इस चीज़ को चुन सकता है और कोई भी इसे वहन कर सकता है। और इसी दिन को क्या मनाया गया? लॉयर डे। क्या मनाया गया बेटा? लॉयर डे। और द रिमेन्स प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस कम इनटू फोर्स लेटर्स 26 जनवरी 1950। मतलब इस तरीके से 26 जनवरी 1950 को पहली बार यह रिपब्लिक डे इनकरेज किया गया और रेफर किया गया कि कोई भी व्यक्ति कमिटमेंट कर सकता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑलरेडी सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। और ऐसा ही इसलिए हम मनाते हैं क्योंकि इसे आगे चल कर के क्या घोषणा कर दिया गया कि आज से ये जो आपका डे होगा वो क्या मनाया जाएगा? रिपब्लिक डे के नाम पर मनाया जाएगा। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव। आप देख रहे थे YG लॉ। मैं आपके सबके लिए ऐसे ही LLB और LLM के बैच को लेकर आता रहूँगा। अभी जल्द ही कमेंट आया था कि आप सर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। जल्द ही आप लोगों को सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको कमेंट में मिल जाएगी। हमारे चैनल पर जाएंगे आपको वहाँ मिल जाएगी। बस मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार ऐसे ही हमें देते रहिए। आपका प्यारा मित्र CK यादव फ्रॉम YG लॉ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।